गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेश वाटर फिश कल्चर पेपर 1 का चैप्टर 3 फिश फार्म मैनेजमेंट। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था हैचरी के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा था ग्लास जार हैचरी के बारे में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश पॉन्ड। फिश पॉन्ड का प्रिपरेशन किस तरह से किया जाता है, उसको मैनेज किस तरह से किया जाता है, ये हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। In fish culture, different types of ponds are used for the rearing of various developing stage. अगर हम लोग फिश कल्चर करते हैं तो अलग अलग टाइप के पॉन्ड हमें बनाने पड़ते हैं, क्योंकि हमें अलग अलग उस स्टेजेस की फिशेस को डेवलप उसमें करना पड़ता है। इसलिए इन फिश फार्मिंग द फाइनल कमर्शियल प्रोडक्ट इज अ टेबल साइज फिश whose production invariably varies on the availability of quantity and quality of fish seed. तो जो ये हम लोग जब फिश फार्मिंग करते हैं तो जो हमारा फाइनल कमर्शियल प्रोडक्ट होता है उसका वो होती है एक टेबल साइज फिश। टेबल साइज फिश मीन्स जो फुल्ली ग्रोन फिश होती है उसको टेबल साइज फिश बोला जाता है। और उनका जो प्रोडक्शन होता है ये फिशेस का वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश सीड। जो एग्स होते हैं उसके ऊपर उनका साइज़ और उनका क्वालिटी डिपेंड होती है। बिफोर रिलीजिंग फिश इन पॉन्ड एट अ पर्टिकुलर डेवलपिंग स्टेज द पॉन्ड मस्ट बी प्रिपेयर्ड। तो फिश को हम लोग जब कल्चर करते हैं तो फिश को हम लोग पॉन्ड में छोड़ने से पहले पॉन्ड को हमको क्या करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है अच्छी तरह से। एट स्टॉकिंग ऑफ फिशेस इन अनप्रिपेयर्ड नर्सरी पॉन्ड रिजल्ट हैवी मॉर्टेलिटी। अगर हम लोग स्टॉकिंग करते हैं फिश की और हम पॉन्ड अगर हमने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है, ठीक है, अनप्रिपेयर्ड नर्सरी पॉन्ड्स है जिसमें हम लोग स्टॉकिंग करते हैं तो हमें हैवी मॉर्टेलिटी देखनी पड़ सकती है। ऑन नेशनल लेवल द एवरेज सर्वाइवल ऑफ फिश फ्रॉम स्पॉन टू अर्ली फिंगरलिंग ऑफ 50 mm लेंथ इज ओनली अबाउट 14 to 20%। तो नेशनल लेवल पे जो एवरेज सर्वाइवल रेट है फिशेस का फ्रॉम स्पॉन टू अर्ली फिंगरलिंग, स्पॉन से लेके जो फिंगरलिंग तक के लेंथ जब ऑक्यूपाई करती है फिश, तब उनका सर्वाइवल रेट होता है 14 to 20%। देखो कितना कम रेट है ये। फिंगरलिंग मीन्स हमारे फिंगर इतना जब उसका साइज़ हो जाता है, ठीक है, अबाउट 50 mm लेंथ, तो उस टाइम पे उनमें सर्वाइवल रेट एकदम कम होता है 14 to 20%, विच मीन्स दैट अबाउट 80 to 86% फिश पेरिश ड्यूरिंग कल्चर पीरियड इन नर्सरी एंड रियरिंग पॉन्ड। तो कल्चर पीरियड जब नर्सरी और रियरिंग पॉन्ड में कल्चर पीरियड चलता है उसी टाइम पे 80 to 86% फिश क्या हो जाती है, पेरिश हो जाती है, मतलब डेथ हो जाती है उनकी। तो ये है मॉर्टेलिटी रेट, इसको बोलेंगे मॉर्टेलिटी रेट मीन्स डेथ रेट ऑफ फिश। द पॉसिबल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन मॉर्टेलिटी आर। तो कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं स्पॉन मॉर्टेलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल? एडवर्स फिजियोकेमिकल कंडीशन ऑफ वाटर आइदर इन हापा और इन नर्सरी पॉन्ड। फिजियोकेमिकल कंडीशंस में आ जाता है वाटर का टेम्परेचर, वाटर में डिजॉल्व गैसेस जो होती है, वाटर में ऑक्सीजन लेवल, तो ये सब किस में आएगा, फिजियोकेमिकल कंडीशंस ऑफ वाटर। तो अगर फिजियोकेमिकल कंडीशन अच्छे नहीं है हापा या फिर पॉन्ड में, नर्सरी पॉन्ड में, तो फिर हमें मॉर्टेलिटी का सामना करना पड़ सकता है हमारे फिशेस को। लैक ऑफ एडिक्वेट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड मटेरियल। अगर एडिक्वेट क्वांटिटी में फूड मटेरियल प्रेजेंट नहीं है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, तो बराबर मात्रा में फूड अवेलेबल ना होने की वजह से भी मॉर्टेलिटी देखी जा सकती है। प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल एक्वेटिक इंसेक्ट एंड देयर लार्वल स्टेज। तो हमने पढ़ा था जो एक्वेटिक इंसेक्ट होते हैं
वो क्या करते हैं, ब्रीडिंग स्पॉट वहाँ पे तैयार कर लेते हैं और जगह जो पॉन्ड होता है वहाँ पे जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिसके वजह से फ़िश को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इनके प्रेजेंस होने से बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट फिशेस पे पड़ता है। प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटरी एंड वीड फिशेस, और अगर हमारे पॉन्ड में प्रीडेटरी और वीड फिशेस हो तो फिश में बहुत ज़्यादा मॉर्टिलिटी आ सकती है। निबलिंग डैमेज द कार्प सीड particularly when fish of different size are stocked together। तो कार्प सीड अगर डैमेज हो सकती है बाय निबलिंग, तो निबलिंग से अगर निबलिंग से क्या हो सकता है, कार्प सीड जो है वो डैमेज हो सकती है अगर उस पॉन्ड में पहले से ही अलग अलग साइज़ के फिश स्टॉक किए गए हो तो। सिक्स्थ है एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ मैक्रोफाइट्स एंड बेंथिक फिलामेंटस एल्गी। तो अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है मैक्रोफाइट्स की, जो बड़े प्लांट्स होते हैं, या फिर फिलामेंटस अलगी होती है, बेंथिक फिलामेंटस अलगी, तो इनकी एक्सेसिव ग्रोथ से भी मॉर्टेलिटी ज़्यादा हो सकती है। ओवर ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन विच में डिप्लीट डिजॉल्व ऑक्सीजन ड्यूरिंग नाइट एंड सब्सिक्वेंटली सुपर सेचुरेटेड ड्यूरिंग डे। तो ज़्यादा ओवर ग्रोथ अगर हो जाती है फाइटोप्लैंक्टन्स की, तो उससे क्या हो सकता है, रात के समय डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो सकता है, या फिर दिन के समय बहुत ज़्यादा हो सकता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है, उसके वजह से भी फिशेस में मॉर्टेलिटी होती है। सडन राइज इन वाटर टेम्परेचर व्हेन वाटर लेवल इज़ लो। अगर वाटर लेवल लो है तो उसमें कभी कभी सडन टेम्परेचर चेंज हो जाता है, ज़्यादा गर्म हो जाता है पानी, तो उसके वजह से भी फ़िश में मॉर्टेलिटी आती है। फिश स्टॉकिंग डेंसिटी, फ़िश कितनी स्टॉक की जा रही है, उसकी डेंसिटी क्या है, वाटर एरिया कितना है, वाटर एरिया जितना है उसके हिसाब से फ़िश को हमें स्टॉक करना होता है। अगर उस वाटर एरिया के हिसाब से हमने बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग डाल दी तो भी फ़िश जो हमारे एग्स है या फिर फ़िश है वो पेरिश होके डिस्ट्रॉय हो सकते हैं और मॉर्टिलिटी वहाँ पे आ सकती है। इम्प्रॉपर हैंडलिंग, अगर अच्छे से हैंडलिंग ना किए जाए स्पॉन या फिर फिशेस तो भी मॉर्टिलिटी रेट हाई हो सकता है। प्रोलॉन्ग रियरिंग पीरियड, अगर रियरिंग पीरियड बहुत ज़्यादा लंबा हो गया हो तो वहाँ पे मॉर्टिलिटी आ सकती है। क्वालिटी ऑफ स्पॉन स्टॉक, तो कितनी क्वालिटी कैसी है जो स्पॉन वहाँ पे स्टॉक किए जा रहे हैं उस पॉन्ड में, उसकी क्वालिटी क्या है, तो क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड है। अगर अच्छे क्वालिटी के स्पॉन नहीं हो तो फिर वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और मॉर्टेलिटी रेट बढ़ जाएगा। हेंस टू रिड्यूस मॉर्टेलिटी एंड रिसीव टेंडर ग्रोथ ऑफ फिशेस देयर शुड बी स्पेशल प्रिपरेशन ऑफ पॉन्ड। तो इसी जो ये जो कंडीशन है, मॉर्टेलिटी हमको अगर कम करना है तो फिर हमें एक दूसरा वे अपनाना पड़ेगा जिससे कि मॉर्टेलिटी कम हो फिश की। तो उसके लिए हमें स्पेशल टाइप ऑफ पॉन्ड प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अलग अलग साइज़ के फिशेस के लिए, अलग अलग डेवलपिंग स्टेज के लिए हम अलग अलग पॉन्ड वहाँ पे बनाते हैं और उस पॉन्ड में उनका कल्चर किया जाता है, तब हमें मॉर्टेलिटी वहाँ पे बहुत कम दिखाई देती है। तो फर्स्ट देखो, प्रिपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नर्सरी पॉन्ड। तो सबसे पहले नर्सरी पॉन्ड बनाया जाता है जिसमें एग्स या फिर हैचलिंग्स डाले जाते हैं। तो वो पॉन्ड किस तरह बनाया जाता है हम लोग देखेंगे। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नर्सरी पॉन्ड फॉलोइंग स्टेप्स मस्ट बी फॉलो। तो अगर हमको नर्सरी पॉन्ड बनाना है तो हमें ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट, सबसे पहले हमें इरेडिकेशन ऑफ एक्वेटिक वीड्स, हमने पढ़ा भी है इसके पहले, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है एक्वेटिक वीड्स के बारे में, क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं उनके फिशेस पे। तो फिश को हमने मॉर्टेलिटी रेट से बचाने के लिए सबसे पहले तो हमको क्या करना है, एक्वेटिक वीड्स को हटाना होगा वहाँ से। सेकंड है इरेडिकेशन ऑफ प्रीडेटरी एंड वीड फिशेस। प्रीडेटरी फिश जो कि हमारे कल्चर्ड फिश के ऊपर फीड करती है, और वीड फिश जो होती है उन्हें हमें रिमूव करना होगा पॉन्ड से। लाइमिंग ऑफ पॉन्ड, पॉन्ड को लाइमिंग करनी होगी। मैन्यूरिंग और फर्टिलाइजेशन ऑफ पॉन्ड, पॉन्ड को मैन्यूरिंग करनी पड़ेगी, फर्टिलाइज करना पड़ेगा।
इरेडिकेशन ऑफ प्रीडेटरी एक्वेटिक इंसेक्ट, और प्रीडेटरी एक्वेटिक इंसेक्ट का इरेडिकेशन करना पड़ेगा, उन्हें भी रिमूव करना पड़ेगा बाय केमिकल। और हमने बहुत सारे मेथड इसके पहले पढ़े हैं, केमिकल मेथड्स है, मैकेनिकल मेथड्स है। तो एक्वेटिक इंसेक्ट को भी हम लोग हटा सकते हैं। स्टॉकिंग ऑफ कार्प स्पॉन इन नर्सरी, उसके बाद हमको क्या करना है, नर्सरी में स्टॉकिंग करनी है कार्प स्पॉन को। सप्लीमेंट्री फीडिंग, उसके बाद सप्लीमेंट्री फीडिंग उनको देनी पड़ेगी कि अच्छे से ग्रोथ हो सके। और लास्ट में फिर हार्वेस्टिंग है, मीन्स फिश को पानी से हार्वेस्ट करना, तो उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। फर्स्ट है एक्वेटिक वेजिटेशन एंड इट्स कंट्रोल। बेसिकली एक्वेटिक प्लांट्स आर द बेस ऑफ एक्वेटिक फूड चेन फ्रॉम विच द फिश ऑब्टेन इट्स फूड। तो एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं, तो फूड चेन का बेस क्या है, एक्वेटिक प्लांट है, जिससे फिश क्या करती है, फूड ऑब्टेन करती है। मॉडरेट अबंडेंस ऑफ मैक्रो वेजिटेशन इज नेसेसरी, however overabundance as a result of excess fertilization and supplementary feeding may raise serious problems such as, तो मॉडरेट अमाउंट में अगर मैक्रो वेजिटेशन है तो वो ज़रूरी होता है। तो अगर मॉडरेट अमाउंट में मैक्रो वेजिटेशन है तो वो बहुत ज़रूरी होता है। बट इस अगर ओवर हो जाता है, अगर ज़्यादा हो जाता है मैक्रो वेजिटेशन, तो क्या होता है, उसके कारण सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। उसके कारण हमें सप्लीमेंट्री फीडिंग की ज़रूरत हो सकती है फिशेस को। देखते हैं उससे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है ज़्यादा अगर एक्वेटिक वेजिटेशन पानी में हो गया तो। डिज़ोल्व ऑक्सीजन डिप्लीशन ड्यूरिंग नाइट, नाइट के समय पे ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो जाना पानी की। रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्री मूवमेंट्स ऑफ फिशेस के फ्री मूवमेंट्स में रिस्ट्रिक्शन होना, अच्छे से फ्री फिश को मूव वो पानी में नहीं करते आता है अगर एक्वेटिक प्लांट्स उसमें ज़्यादा हो गए, एक्वेटिक वेजिटेशन अगर ज़्यादा हो गए पॉन्ड में। तो प्रोविज़न ऑफ शेल्टर टू प्रीडेटरी फिश, एक्वेटिक जो वेजिटेशन है उसके वजह से जो प्रीडेटरी फिशेस है उन्हें वो शेल्टर का काम करते हैं। प्रोवाइड शेल्टर टू प्रीडेटरी एक्वेटिक इंसेक्ट, और एक्वेटिक वेजिटेशन प्रीडेटरी एक्वेटिक इंसेक्ट के लिए भी शेल्टर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन टू फिश इन फाइंडिंग इट्स फूड, फिश को अपना फूड ढूंढने के लिए बहुत परेशानी होती है क्योंकि उनके रास्ते में बहुत सारे एक्वेटिक वेजिटेशन होते हैं, वो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं फिशेस को कि उनका फूड फाइंड करने के लिए। कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट्स विद फाइटोप्लैंक्टन्स, कंपटीशन होता है फाइटोप्लैंक्टन्स का और फिशेस का फॉर न्यूट्रिएंट्स के लिए। एक्सेलरेशन ऑफ सिल्ट जो होती है, मिट्टी जो होती है पानी के अंदर की, उसको एक्सेलरेट करते रहते हैं बार बार क्योंकि वो हिलते रहते हैं। इंटरफेरेंस विथ फिश हार्वेस्ट करने के टाइम पे ये जो एक्वेटिक वेजिटेशन है वो इंटरफेरेंस करते हैं, मीन्स बीच बीच में आते हैं, उसके कारण जो बड़ी बड़ी मछलियाँ वो उस वैसे ही रह जाती है, हार्वेस्टिंग उनका अच्छी तरीके से नहीं हो पाता। Among the microvegetation, the algal bloom and mats comprises of unicellular and filamentous algae may cause following problem in the culture pond. तो among with microvegetation, तो हमने बात की इसके पहले मैक्रो वेजिटेशन की, अभी बात कर रहे हैं माइक्रो वेजिटेशन की, जो जिनमें क्या आते हैं, अलगल ब्लूम्स, मैट, जो कि यूनिसेलुलर और फिलामेंटस अलगीज होते हैं। तो इनके होने से ये जो प्रॉब्लम्स दी है वो देखते हैं। डिज़ोल्व ऑक्सीजन डिप्लीशन, इसके भी वजह से क्या होता है, पानी में ऑक्सीजन की कमतरता हो जाती है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सनलाइट विच अल्टीमेटली मे इफेक्ट द पॉन्ड प्रोडक्टिविटी, तो सनलाइट पूरी तरीके से अंदर नहीं आ सकती है क्योंकि ऊपर के जो सरफेस पे ये अलगल ब्लूम तैयार हो जाता है, मैट्स तैयार हो जाती है अलगी की, तो पूरा जो ऊपर का सरफेस है हमें ग्रीन ग्रीन दिखाई देता है, उसके वजह से जो सन रेज है वो अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाती है। उसके कारण क्या होता है, जो पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम हो जाती है।
चोकिंग ऑफ फिश गिल्स बाय द यूनिसेलुलर अलगी, तो ये हमने पहले भी पॉइंट पढ़ा है। फिशेस की जो गिल्स होते हैं उसमें चोक हो जाता है बिकॉज ऑफ यूनिसेलुलर अलगी। रिलीज ऑफ टॉक्सिन, और ये जो अलगी होती है ये अलग अलग तरीके की टॉक्सिन्स पानी में छोड़ती है। देयरफॉर एक्सेस ऑफ वेजिटेशन में लीड टू आइदर पुअर प्रोडक्शन और फेलियर ऑफ क्रॉप, तो इसीलिए एक्सेस अगर वेजिटेशन हो जाता है, थोड़े अमाउंट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है तो फिर पुअर प्रोडक्शन और हमारे जो क्रॉप्स है, मीन्स हमारे जो सीड्स है, हम स्टॉकिंग डालते हैं उसमें हमको फेलियर आएगा, मीन्स मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होगा, फिश पेरिश हो जाएंगी, अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी। उसके बाद है टाइप ऑफ वेजिटेशन। From the fish cultivation point of view, the following classification of aquatic vegetation is widely accepted. तो फिश कल्टीवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनको क्लासीफाई किया गया है। तो ये सब हमने फर्स्ट वाले चैप्टर में पढ़े हैं, फिर भी हम लोग अभी ये पढ़ लेते हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स, उसमें कौन से प्लांट्स आएंगे, बस ये नेम्स दिए हैं यहाँ पे। इकॉर्निया, जिसको वाटर हाइसिंथ कहते हैं, पिस्टिया, वाटर लिट्यूस, लेमना, डकवीड, अजोला, वाटर वेलवेट, वॉल्फिया, वाटर मील, स्पायरोडेला, जाइंट डकवीड एंड सल्विनिया, वाटर फर्न। तो ये सारे जो यहाँ पे प्लांट्स दिए हैं वो सब फ्लोटिंग होते हैं पानी के ऊपर, इसीलिए इनको फ्लोटिंग प्लांट्स कहा जाता है। उसके बाद इमर्जेंट प्लांट कौन से होते हैं, निम्फिया, जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, वाटर लिली, निम्फिया को वाटर लिली कहते हैं, नीलम्बो, लोटस एंड निम्फोइड्स, वाटर फ्लिंग। उसके बाद है सबमर्ज्ड प्लांट, हाइड्रीला, नाजाज, ब्रिटल नेड, ऑटेलिया, वेरिसनेरिया, ईल ग्रास, पोटामोगेटॉन, पॉन्डवीड, सिरेटोफाइलम, कूनटेल एंड यूट्रिकुलेरिया, ब्लैडरवार्ट। तो ये सब उनके बायोलॉजिकल नेम और जो हम लोग कॉमन नेम है उसके साथ दिए गए हैं, ब्रैकेट में कॉमन नेम और बायोलॉजिकल नेम्स उनके दिए गए हैं। उसके बाद है मार्जिनल प्लांट्स, टाइफा, कैट टेल्स, सिपिरस, एक्वेटिक सेज, लियोक्लैरिस, क्रीपिंग स्पाइक रश, पेनिकम, टॉर्पेडो ग्रास, कोलोकेशिया एंड इपोमोया एक्सेट्रा। स्कम्स एंड मैट्स में कौन से आएंगे, स्पायरोगेरा, वाटर सिल्क, पिथोपोरा, नाइटेला और कैरा। तो ये जो प्लांट्स है सब स्कम मैट्स में आएंगे। उसके बाद है अलगल ब्लूम, जो अलगल ब्लूम ऊपर तैयार करते हैं सरफेस पे, उनमें कौन से आएंगे, माइक्रोसिस्टिस, एनाबिना, नोस्टॉक, स्पाइरुलिना, युगलिना, वॉल्वॉक्स, क्लैमेडोमोनस एंड पेरिडिनियम। तो ये जो सारे प्लांट है अलगल ब्लूम्स में आएंगे। उसके बाद है मेथड ऑफ कंट्रोलिंग एक्वेटिक वीड्स। अब इनको कंट्रोल कैसे करना है ये भी हम पढ़ चुके हैं। वीड्स आर कंट्रोल बाय मैनुअल, मैकेनिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड। तो वीड्स कंट्रोल करने के मैनुअल मेथड्स है, मैकेनिकल है, केमिकल मेथड्स है और बायोलॉजिकल मेथड्स है। मैनुअल कंट्रोल, इन स्मॉलर वाटर बॉडीज मैक्रोफाइट्स आर रिमूव मैन्युअली, एग्जाम्पल by repeated dragnating, hand picking, uprooting. Emergent and marginal plants are cutting with sickles. They are also removed by using iron spikes, barbed wire and broom forks with toothed prongs. तो छोटी जो अगर वाटर बॉडी छोटी है, पॉन्ड छोटा है, तो उसमें जो मैक्रोफाइट्स होते हैं तो उनको मैन्युअली रिमूव किया जा सकता है। रिपीटेड ड्रैग नेटिंग करनी पड़ती है, रोज़ नेटिंग करनी पड़ती है, जिसके वजह से कंट्रोल हो सकते हैं। हैंड पिकिंग हो सकती है, अप्रूटिंग हो सकता है। हैंड पिकिंग मीन्स हाथों से उखड़ना, अप्रूटिंग मीन्स जड़ों से उसको निकालना। इमर्जेंट एंड मार्जिनल प्लांट आर कटिंग विथ सिकल्स से कट कर सकते हैं और आयरन स्पाइक से रिमूव कर सकते हैं, बार्ब वायर्स एंड
ब्रूम फोर्स आते हैं, टूथेड प्रॉन्ग्स आते हैं। तो ये अलग अलग क्या है, इनके इक्विपमेंट है जो मैन्युअली हम लोग जिससे हाथ से कर सकते हैं कंट्रोल। Mechanical control. This method is mostly adopted in case of large water bodies having choked with aquatic weeds. तो मैकेनिकल कंट्रोल जब हम करते हैं तो ये लार्ज वाटर बॉडी के लिए होता है। तो बड़ी अगर वाटर पॉन्ड है, बड़ा पॉन्ड है, तो उसमें हम लोग मैकेनिकल कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जब पॉन्ड्स जो है वो जब चोक हो जाते हैं एक्वेटिक वीड से, तब ये तरीका अपनाया जाता है। द मेथड इंक्लूड्स द यूज ऑफ मोटर बोट्स फिटेड विथ पावर विंचेस, मैकेनिकल लिफ्ट्स, आयरन स्पाइक्स, ब्रूम फोर्क्स एंड टूथेड प्रॉन्स एंड रैकिंग एक्सेट्रा। तो मोटर बोट्स होती है, ठीक है। मैकेनिकल अभी यहाँ पे मशीन का सहारा लेकर आ गया, ठीक है। तो बोट्स होती है, मोटर बोट, जिसको क्या फिट किए जाते हैं, विंचेस या फिर मैकेनिकल लिफ्ट्स, आयरन स्पाइक्स उसको लगा सकते हैं, ब्रूम फोर्स लगा सकते हैं, टूथेड प्रॉन्ग्स लगा सकते हैं, और रैकिंग्स लगा के उसको हम लोग मैकेनिकली इरेडिकेट कर सकते हैं अलगल ब्रूम को या फिर एक्वेटिक वेजिटेशन को। दिस मेथड इज़ एक्सपेंसिव एंड इज़ ट्राइड ओनली ऑन लिमिटेड स्केल इन इंडिया। तो ये जो मेथड है थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, बोट्स का यूज़ होता है, उसमें अलग अलग इक्विपमेंट्स का यूज़ होता है, इसीलिए ये एक्सपेंसिव होता है और ये बहुत लिमिटेड यूज़ किया जाता है इंडिया में। ये जो तरीका है लिमिटेड यूज़ किया जाता है। केमिकल कंट्रोल। दिस मेथड इज़ जनरली अवॉइडेड एज फॉर एज पॉसिबल। तो ये वाला जो मेथड है इसको ज़्यादातर अवॉइड किया जाता है, बट इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस इट बिकम नेसेसरी टू यूज़ द केमिकल एज अ कंट्रोल मेजर। तो अगर बहुत ज़्यादा नहीं ही हो रहा है कंट्रोल, तो फिर उस टाइम पे केमिकल का यूज़ किया जा सकता है। द हर्बिसाइड शुड बी यूज़ प्रॉपरली इन प्रॉपर डोज। और जब हम ये हर्बिसाइड यूज़ करते हैं तो हमें प्रॉपरली इसका यूज़ करना पड़ता है और प्रॉपर डोज इसके यूज़ करना पड़ता है। द हर्बिसाइड यूज्ड आर 2,4-D सेमेजाइन सोडियम आर्सेनाइट। तो हर्बिसाइड कौन से हैं देखिए, 2,4-D सेमेजाइन सोडियम आर्सेनाइट, टेफेसाइड 80, कॉपर सल्फेट एक्सेट्रा। तो ये सारे हर्बिसाइड्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ केमिकल कंट्रोल। उसके बाद है बायोलॉजिकल कंट्रोल। एक्वेटिक वेजिटेशन कैन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग हर्बीवरस फिश सच एज ग्रास कार्प एंड ओमनीवरस फिश लाइक सिप्रिनस कार्पियो, तिलापिया, गौरमी। तो हमको अगर एक्वेटिक वेजिटेशन हटाना है तो हम लोग हर्बीवरस फिश जैसे कि ग्रास कार्प है, जो कि जो एक्वेटिक ग्रास होती है उसके ऊपर फीड करती है, और ओमनीवरस फिश जैसे कि सिप्रिनस कार्पियो, तिलापिया, गौरमी। तो ये फिशेस हम लोग हमारे पॉन्ड में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा, ये फिशेस जो एक्वेटिक वीड्स है और एक्वेटिक वेजिटेशन है उन्हें ख़त्म करने में मदद कर सकती है। ग्रास कार्प इज़ फाउंड टू बी इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग द एक्वेटिक वेजिटेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ग्रास कार्प को ये जो हमारा एक्वेटिक वेजिटेशन है उसे कंट्रोल करने के लिए पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है। इट क्लियर्स ऑलमोस्ट ऑल द एक्वेटिक प्लांट्स विद एक्सेप्शन ऑफ इकॉर्निया, पिस्टिया, न्यूम्फॉइड्स एंड निम्फिया। तो ये जो फिश है ग्रास कार्प, ये क्या करती है, सारे एक्वेटिक वीड्स जो है उन्हें कंट्रोल करती है। बस कुछ उसमें एक्सेप्शन है, जैसे कि इकॉर्निया पे वो फीड नहीं करती है, पिस्टिया, निम्फॉइड्स और निम्फिया। तो इनको छोड़ के बाकी सारे प्लांट्स को वो कंट्रोल कर सकती है। कॉमन कार्प रोल्स द बॉटम मड रिजल्टिंग इनटू मडी वाटर एंड दस प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ सबमर्ज वेजिटेशन। तो कॉमन कार्प क्या करती है, बॉटम में रोल करती है, जिसके वजह से वहाँ का जो मड है वो हिल जाता है और उसके वजह से सबमर्ज वेजिटेशन जो है, मतलब मिट्टी बार बार हिलने के वजह से उसमें प्लांट ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो सबमर्ज वेजिटेशन उसमें नहीं बन पाता है बिकॉज ऑफ कॉमन कार्प। तिलापिया मोसम्बिका कंट्रोल द पिठोपोरा एंड अदर फिलामेंटस अलगी। तो तिलापिया मोसम्बिका जो फिश है वो पिथोपोरा एंड अदर फिलामेंटस अलगी को कंट्रोल करती है। सिल्वर कार्प एंड कॉमन कार्प आर ग्रेट कस्टमर्स
ऑफ फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम एंड स्क्रम algae। और जो सिल्वर कार्प और एंड कॉमन कार्प है वो अच्छी तरीके से फाइटोप्लैंक्टन्स और ब्लूम एंड स्क्रम algae पे काम करती है, मीन्स उस पे फीड करती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।